नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इसके तहत ना सिर्फ हम करंट अफेयर पढ़ते हैं बल्कि 5 क्वेश्चंस के द्वारा उसकी प्रैक्टिस भी साथ में ही करते हैं। हमारा तरीका ये रहता है कि न्यूज़पेपर से 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया जाए, उसको डेली करंट अफेयर के रूप में आपको दिया जाए, हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व किया जाए और मेरे साथ आप भी सॉल्व करते हैं तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है और हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हम पढ़ते हैं उससे प्रश्न किस तरह बनकर आते हैं। तो देखिए, चीज़ों को साथ ही पढ़ना, समझना और तुरंत ही उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दिमाग में जो है चीज़ों को बैठा देता है, याद करा देता है। तो ये तरीका बहुत जेन्युइन है कि आप पढ़ाई भी करें, उसका प्रश्न भी सॉल्व करें और ये वीडियो देखिए डेली आती है। तो इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिएगा कि वीडियो रुक जाएंगे, ये डेली ही करंट अफेयर का प्रोग्राम है तो डेली ही आएगा, राइट। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था 2023 के पेपर को हम इस प्रोग्राम के द्वारा टारगेट कर रहे हैं, यानी कि करीब 1.5 साल का करंट अफेयर हम टारगेट कर रहे हैं। ऑलरेडी पिछली वीडियो सारी चैनल पर पड़ी हुई है, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये वाली जो वीडियोस है ये हम रेगुलर लेकर आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना है। सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच देखिए लॉन्च किया जा रहा है, जो शुरू होगा कब से, तो 20 जून से। क्लासेस की टाइमिंग 6:30 बजे होंगी और देखिए हिंदी माध्यम के टॉप जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा इस फाउंडेशन कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। अगर आप इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, आप कोई और प्रक्रिया समझना चाहते हैं कि एडमिशन कैसे लें, तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी एक छोटी सी सूचना। एक और मैं आपको बात बता दूं कि ना सिर्फ आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी बल्कि आप लाइव कोर्स के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में बैठकर बिना दिल्ली आए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और ज़्यादा बेहतर होगा आप कॉल करके सीधी बात कर लें। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोकस एकदम अपना बढ़ा लीजिए। स्क्रीन पर अपना सबसे पहला टॉपिक देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसको इंग्लिश में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहते हैं। ये देखिए न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि 76,390 करोड़ रुपए के जो डिफेंस प्रोजेक्ट थे उनको नोट दे दी गई है, मतलब उनको सहमति दे दी गई है। और ये जो सहमति दी गई है रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा दी गई है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा हमें इस चीज़ के लिए सूचित किया गया। तो देखिए, अगर किसी काउंसिल ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिसको लेकर सरकार ये कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, तो हमें पता ही होना चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जो हमारी रक्षा अधिग्रहण परिषद है उसने लगभग 76,000 करोड़ रुपए के टैंक, ट्रक, युद्धपोत और विमानों के इंजन को खरीदने की जो है मंजूरी दे दी है, राइट। इसके बाद क्या लिखा है, जो थल सेना है उन्होंने ब्रिज बनाने वाले टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से युक्त जो व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स है, रफ टेरेन फॉर्कलिफ्ट ट्रक है, वेपन लोकेटिंग रडार है, इनको खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, आप इस बात को लेकर घबराइएगा नहीं कि इतने मुश्किल नाम हमें याद रखने हैं। कोई भी ऐसा आइटम जो हमें याद करना हो उसको हम देखिए सेपरेट न्यूज़ के रूप में आपको पढ़ाते हैं। जैसे आज ही की वीडियो में हम अग्नि 4 मिसाइल का देखिए परीक्षण हुआ है, तो उसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। ये बस मैं आपको एक सेंस दे रही हूँ कि किस तरह के आप कह सकते हैं वेपन्स, किस तरह की चीज़ें खरीदी जा रही हैं, किन चीज़ों को लेकर समझौता हुआ है, राइट। तो इनको याद करने के लिए टेंशन मत लीजिएगा। देखिए थल सेना के लिए भी और साथ में नौ सेना के लिए भी लगभग 36,000 करोड़ रुपए के जो कॉर्वेट्स हैं, यानी कि युद्धपोत होते हैं, उनको वॉरशिप्स जो होते हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। ये नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट वर्सेटाइल युद्धपोत होंगे। ये युद्धपोत ना सिर्फ सर्विलांस मिशन बल्कि एस्कॉर्ट ऑपरेशन, सरफेस एक्शन ग्रुप, सर्च एंड अटैक और साथ में जो तटीय सुरक्षा है इसके लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि एक काफ़ी अच्छी खासी रेंज है जो इन युद्धपोतों के द्वारा कवर की जाएगी। काफ़ी सारा काम इनसे लिया जाएगा, राइट। ये आप समझ गए।
तो ये तो हुई समझौते की बात। अब जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है रक्षा अधिग्रहण परिषद। इसको समझते हैं। देखिए, जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है वो भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यानी कि किस तरह के वेपन्स खरीदने हैं, किस तरह की आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है, किन इंजनों की जरूरत है, भविष्य में क्या योजना रहनी चाहिए, किन लोगों के साथ समझौता करना है, इस सब चीजों को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो डीएसी काउंसिल है, ये क्या एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसको ध्यान रखिएगा। 2001 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद रक्षा क्षेत्रों में सुधार को लेकर जो बहुत सारी सिफारिशें सरकार को दी गई, तो उसी के अनुरूप इस परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सुरक्षा पर एक कैबिनेट समिति होती है। देखिए, इस काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं क्या कह रही हूँ, सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी मंजूरी के लिए बड़े पूंजी रक्षा खरीद की सिफारिश करता है। यानी कि जो काउंसिल है वो बड़े बड़े समझौतों के बारे में सिफारिश करता है। किसको, रक्षा पर जो कैबिनेट समिति है, और फिर कैबिनेट समिति उस पर फाइनल हाँ या ना करती है। राइट, सर्वोच्च निर्णय तो देखिए काउंसिल ने लिया, उसने अपने प्रपोजल प्रधानमंत्री जी के सामने रख दिए, सुरक्षा समिति के सामने, और फिर ये जो है फाइनली एक तरीके से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे अधिग्रहण को, चाहे वो आयातित हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे विदेशी लाइसेंस के तहत उत्पादित हो रहे हो, उनको मंजूरी देता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 15 सालों के लिए एक दीर्घ परियोजना, 15 वर्षीय दीर्घकालीन एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना को सैद्धांतिक अनुमोदन भी ये देता है। यानी कि आने वाले 15 ईयर में किस तरह की हमारी अप्रोच रहेगी हमारे रक्षा क्षेत्र को लेकर। क्योंकि देखिए, हथियार ऐसे तो है नहीं आज पसंद किए कल खरीद लिए, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। सेनाएं क्या करती हैं, पहले देखती हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा वो देखती हैं आज के टाइम पे किस तरह के वारफेयर वगैरह आगे चल रहे हैं, फिर किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किस देश में वो अच्छा बन रहा है, क्या हमारे यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ये सारी चीजें देखकर एक प्रपोजल सेट किया जाता है। फिर वो प्रपोजल सेनाओं के द्वारा अपर लेवल को दिया जाता है। देन वो अपर लेवल से कहाँ, इस काउंसिल के पास जाता है। फिर ये काउंसिल बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है, जितना हमारे पास बजट एलोकेशन है उसके हिसाब से चीजें देखती है, फिर देखती है कहाँ से हमने चीजें खरीदनी है, उन सबको मंजूरी देती है, और फिर फाइनली सुरक्षा समिति को ये चीजें दे दी जाती है। तब जाके हम किसी के साथ समझौता करते हैं कि भाई हम आपसे हथियार खरीदें, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर तब जाकर कभी वो सम्मिलित होते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस के साथ। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, तो इसके लिए कम से कम 15 साल का विजन होना चाहिए, जिसको अनुमति ये काउंसिल जो है देती है। राइट, ये आप समझ गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब रक्षा अधिग्रहण जो परिषद है, इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो क्या कह रहा है, जो रक्षा सचिव हैं वो इस रक्षा अधिग्रहण परिषद के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि भाई कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, मैंने तो प्रधानमंत्री जी बताए थे जो सुरक्षा समिति के होते हैं, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता अभी। दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक बार को तो लग सकता है कि भाई हमारी जो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार इतनी बड़ी एक अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं इसका सदस्य तो हो ही सकती है। लेकिन देखिए, आर्म्ड फोर्सेस एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है, ये बेसिकली वही लोग मिल बैठकर बता सकते हैं जो डायरेक्टली इससे लिंक हो। तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो देखिए, हमारे पास नेवल एक सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, इसके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं, फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ क्या बोलते हैं डिफेंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे क्या हैं, हमारे जो है डीआरडीओ के सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, फिर डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी होते हैं, इस तरह के और लोग हैं। तो वो लोग जो है इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो इससे सोच के थोड़ा सा हम इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह की स्टेटमेंट यूपीएससी देता है कि पढ़ने में लगे कि यार हो तो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता
नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। देखिए, रक्षा सचिव इतनी बड़ी एक, क्या आप कह सकते हैं, काउंसिल है, एक परिषद है, ठीक है, तो उसकी जो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो रक्षा सचिव क्यों करेंगे? हाँ, रक्षा सचिव मेंबर तो हो सकते हैं, लेकिन क्या हमें जो इसकी आप कह सकते हैं अध्यक्षता, वो किसी मिनिस्टर के द्वारा नहीं होनी चाहिए? भाई कोई तो बड़ा व्यक्ति होगा ना जिसकी अध्यक्षता कर रहा होगा। तो जी हाँ, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, गलत हो जाती है, क्योंकि रक्षा सचिव इसके अध्यक्ष नहीं होते। तो यहाँ से क्योंकि सही पूछा गया है, तो ना तो हमारा एक सही है ना दो, तो हमारा डी जो है आंसर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, इतने फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, आपका प्रश्न इससे बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। देखिए, एक आर्टिकल आया था, द डिबेट्स अराउंड द सरोगेसी एक्ट। एक्चुअली हुआ क्या, एक महिला है जिनका अपना खुद का एक बच्चा है, लेकिन वो एक दूसरा बच्चा सरोगेसी के तहत चाहती हैं, क्योंकि उनका जब पहला बच्चा हुआ था, वो जिस ट्रॉमा से गुजरी थी, उनकी जो वर्क लाइफ और होम लाइफ में जो बैलेंस नहीं हो पाया था, और उस हिसाब से अपने बच्चे की और अपनी केयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऑफिस भी जाना रहता था, घर भी संभालना रहता था, तो वो ये सब चीज़ें फिर नहीं चाहती हैं, पर्सनल चॉइस। तो वो ये चाहती हैं कि मैं सरोगेसी के द्वारा दूसरा बच्चा जो है एक अपना अडॉप्ट कर लूँ, लेकिन कानून इस बात की परमिशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, हम समझेंगे कि कानून के क्या क्या प्रावधान हैं। तो देखिए, इस बात से ये डिबेट खुली है कि जो इतने स्ट्रिक्ट लॉज, इतने स्ट्रिक्ट आपने नियम बना दिए सरोगेसी एक्ट के तहत कि एक विवाहित जोड़ा जिनके पास अपना बच्चा है, वो एक दूसरा बच्चा सरोगेसी के तहत नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट तो है ही। तो इस चीज़ को लेकर जो सरोगेसी एक्ट है वो फिर से न्यूज़ में आ गया है। और देखिए, यहाँ पर बाकायदा पूरा का पूरा राम्या कानन के द्वारा एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया था। तो इसी की वजह से आज हम देखिए जो सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 है, इसको लेकर आए हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद ना हो, और साथ में मानव तस्करी ना हो। देखिए, इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि सरोगेसी के द्वारा बच्चे इसलिए पैदा किए जा रहे थे ताकि फिर जिनके ऑर्गन्स हैं उनको बेचा जा सके, या फिर थोड़ा बच्चों को बड़ा करके उसकी तस्करी की जा सके। तो ये सोचने में ही इतना भयावह लगता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, हमारे यहाँ क्या है, कानून बनाने की ज़रूरत महसूस की गई। इसके अलावा भी एक दो केस हुए थे, जैसे जापान का एक दंपत्ति था जिन्होंने भारत में आकर सरोगेसी के थ्रू बच्चा लेने की प्रोसेस शुरू की थी। जब तक वो बच्चा पैदा हुआ, उन दंपत्ति का तलाक हो गया और उन दोनों में से किसी ने भी बच्चा रखने से मना कर दिया। तो ये तो एक चैलेंज है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक्चुअली एक दंपत्ति थे, उन्होंने सरोगेसी के माध्यम से बच्चा लेना चाहा था, लेकिन ट्विन पैदा हो गए, तो उन्होंने एक बच्चा ले लिया और दूसरा बच्चा छोड़ दिया। और देखिए, जो महिलाएं सरोगेसी का काम करती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो उनको इतना जानकारी नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ती नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा क्या होता है। तो ना फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जा सकती हैं कि देखिए मेरे साथ गलत हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक कानून की ज़रूरत तो महसूस की जा रही थी, और इसीलिए फिर ये वाला जो है कानून लेकर आया गया। तो ये कानून क्या है, भ्रूण की बिक्री ना हो, खरीद ना हो, और साथ में वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रोहिबिट कर दिया गया। कमर्शियल सरोगेसी तो बंद हो गई। अब आप किसी को पैसे देकर अगर ये कहेंगे कि मेरे बच्चे की आप माँ बन जाओ, तो वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कमर्शियल सरोगेसी निषिद्ध कर दी गई। और जो निसंतान दंपत्ति है उनको नैतिक सरोगेसी की अगर वो शर्तें पूरा करते हैं तो ही उनको अलाउ किया गया है। यानी कि जिनको एक्चुअल में बच्चे की ज़रूरत है, उनकी अगर कोई क्लोज रिलेटिव ही बिना किसी पैसे के लालच के अगर उनको सरोगेट करके बच्चा देना चाहे तो दे सकते हैं। नैतिक सरोगेसी अलाउ की गई है, वाणिज्यिक सरोगेसी पर बैन लगा दिया गया है। राइट, तो ये तो हुआ उद्देश्य। अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, तो देखिए, इसमें केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य स्तर पर एक राज्य सरोगेसी बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जब आप कानून बना देते हैं तो उन कानून को लागू भी तो कराना होता है, उनके कार्यान्वयन को मॉनिटर भी तो करना होता है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी आपको चाहिए होती है। तो केंद्र के लेवल पर, राज्य के लेवल पर इस अथॉरिटी को बना दिया गया। ठीक, इसके बाद क्या है, इस विधेयक के अनुसार केवल भारतीय दंपत्ति यानी कि विदेशी लोग आके भारत में अपना बच्चा पैदा नहीं करा सकते। केवल भारतीय दंपत्ति ही सरोगेसी का विकल्प जो है
चुन सकते हैं, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, ये विधेयक कहता है जो इच्छुक भारतीय निसंतान विवाहित जोड़े हैं, वर्ड देखिए क्या है, भारतीय निसंतान विवाहित जोड़े, ठीक है। और इस कानून में विवाहित जोड़े के रूप में, एक मैरिड कपल के रूप में एक महिला और पुरुष को ही बताया गया है। यानी कि अगर दो गे लोग जो कि शादीशुदा तो हैं लेकिन बच्चा लेना चाहते हैं, उनको अलाउ नहीं है, ठीक है। तो विवाहित जोड़ा मतलब एक महिला और एक पुरुष, ठीक है। तो जिसमें महिला की उम्र उन्होंने बताई है कि 23 से 50 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की उम्र उन्होंने 26 से 55 वर्ष रखी है। ये लोग नैतिक परोपकारी सरोगेसी जो है अवेल कर सकते हैं। ये महिला और पुरुष की उम्र में अंतर क्यों रखते हैं, मेरी समझ से बाहर की बात है। खैर देखिए, फिर ये विधेयक ये भी सुनिश्चित करता है कि यदि इच्छुक दंपति किसी भी स्थिति में सरोगेसी से जो पैदा हुआ बच्चा है उसको छोड़े नहीं। आप ये नहीं कह सकते भाई हमको नहीं चाहिए, है ना, हमारा तो मन बदल गया, ऐसा नहीं होता है। और नवजात बच्चे को वो सारे अधिकार देने होंगे जो प्राकृतिक रूप से पैदा अगर कोई बच्चा होता उसको आप देते, राइट, ये ध्यान रखना है। ये विधेयक साथ में जो सरोगेसी क्लिनिक है उनको भी रेगुलेट करता है, क्योंकि भाई फाइनली तो उन क्लिनिकों में ही ये सब काम हो रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए जो सरोगेसी क्लिनिक है उनको एक उपयुक्त प्राधिकारी के पास पंजीकृत, एक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सरोगेसी वगैरह का काम नहीं कर सकते। तो ये क्लिनिक्स को भी क्या है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा देखिए, ये विधेयक जो सरोगेट मदर है, जो आपके बच्चे की मां बन रही है, उसको बीमा कवरेज जैसे कुछ सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। और देखिए, इस बीमा कवर को बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। पहले कम था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। फिर ये क्या कह रहा है, ये विधेयक ये भी बताता है कि सरोगेसी की पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में लिंग का चयन नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो कि हम सरोगेसी तो करवाना चाह रहे हैं लेकिन हमें चाहिए लड़का ही, लड़की नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, बच्चा तो बच्चा होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निसंतान दंपत्ति है उनको भी सरोगेसी से पहले आवश्यकता और पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि आपको बच्चे की आवश्यकता है, इसका मतलब आप जो है प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो ये आवश्यकता का प्रमाण पत्र आपके पास हो। दूसरा, पात्रता का प्रमाण पत्र, कुछ एलिजिबिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है, वो भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप सरोगेसी की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रावधान दिए गए हैं इस एक्ट के तहत जो सरोगेसी के लिए जरूरी है, ये आप समझ गए। अब देखिए, इस पर प्रश्न किस तरह का बन सकता है, इस पर विचार कर लेते हैं। मेरे साथ विचार कीजिएगा, क्योंकि ये वाले जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है, लेकिन हल तो हो ही जाएंगी। क्या कह रहा है कि ये जो सरोगेसी विधेयक है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आराम से पढ़ेंगे, एकदम प्यार से देखते हुए। सरोगेसी कानून किन्हीं भी विवाहित भारतीय व्यक्तियों के जोड़े को सरोगेसी के लिए अनुमति देता है, ठीक है। किन्हीं भी विवाहित भारतीय व्यक्तियों को क्या करता है, सरोगेसी की अनुमति देता है। देखिए, किन्हीं को भी नहीं देता, किन्हीं भी व्यक्तियों को नहीं देता। एक मदर और एक फादर, यानी कि एक शादी में एक औरत हो एक मर्द हो, उसी को अनुमति है। अगर आप गे कपल हैं तो आपको अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। देखिए, लगता है ना भारतीय व्यक्तियों के जोड़े को अनुमति देता है तो लगता है राइट होगा, बट नहीं, ध्यान से पढ़ना है। दूसरा क्या कह रहा है, ये कानून जो एकल अविवाहित महिलाएं हैं उनको तो सरोगेसी का सहारा लेने की अनुमति देता है, लेकिन जो एकल अविवाहित पुरुष हैं उनको नहीं। अब इस क्वेश्चन में दो फैक्ट है, तो ये वाला जो फैक्ट है कि एकल विवाहित पुरुष को अनुमति नहीं है, ये वाला फैक्ट तो सही है, लेकिन अब पहले वाला दोबारा पढ़िए। पढ़ने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। देखिए, ये एकल महिलाओं को सरोगेसी की अनुमति तो देता है, लेकिन या तो वो तलाकशुदा होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो विधवा होनी चाहिए। जो अनमैरिड अकेली औरतें हैं वो बच्चे को सरोगेट नहीं करा सकती, और किसी भी अकेले व्यक्ति को तो अनुमति है ही नहीं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट कुल मिलाकर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, जोड़े को भारतीय नागरिक होना चाहिए जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हों और जिनकी उम्र 26 से 55 साल के बीच में हो,
तीन फैक्ट हैं। पहला क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों, भाई ये तो फैक्ट सही है क्योंकि ये तो बात कही गई है। दूसरा क्या कह रहा है, शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हो, ये वाला फैक्ट भी सही है क्योंकि कानून में लिखा है शादी को कम से कम 5 साल होने चाहिए, उससे पहले भाई आप मत आ जाना कि हमें बच्चा सैरोगेट कराना है। लेकिन कह रहा है उनकी उम्र 26 से 55 साल हो। अभी हमने पढ़ा जोड़े के अंदर महिला की उम्र कुछ और है, पुरुष की कुछ और है, एक उम्र नहीं निर्धारित की गई है। तो जो ये वाला फैक्ट है ये गलत हो जाता है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। देखिए पढ़ने में सारी सही लगती है लेकिन छोटे छोटे कैच होते हैं, उन्हीं को बस पकड़ना रहता है, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, हमारे तीनों ही कथन गलत है, तो डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से देखिए चीजों को हल करने की प्रैक्टिस कीजिए, और मैम तो प्रैक्टिस करा ही रही है। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पर, क्या है, बिमस्टेक। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया था, अ सिल्वर मूवमेंट टू पोपल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम, ठीक है। तो काफी एक अच्छा सा एडिटोरियल आया था, मींस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए मार्च 2022 में जो बिमस्टेक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। यानी कि मार्च 2022 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, तो वैसे भी ये करंट में है तो उसको पढ़ना होना चाहिए। अब देखिए इस शिखर सम्मेलन में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन से, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग और बिमस्टेक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा के प्रतिस्थापन के लिए प्रबंध पत्र। ये 3 समझौते हुए, जस्ट आपको एक आइडिया हो कि किस तरह का काम जो है चल रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए बिमस्टेक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है बिमस्टेक की, ये लगभग पूरे विश्व की 22% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो 2.7 ट्रिलियन जीडीपी का ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। करीब जो 1/4 व्यापार है पूरे विश्व का, वो देखिए कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से ही होकर गुजरता है, रास्ता वही है। इसके अलावा देखिए 6 फोकस एरिया है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, जिस पर ये मिलकर काम करता है, राइट। अगर अभी बात करें इसमें कौन कौन मेंबर देश है, तो देखिए इंडिया, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका देखिए इसके मेंबर देश हैं। श्रीलंका फिलहाल जो है चेयर कर रहा है बिमस्टेक को। अगर बात करें इसके पहले समिट की, तो पहला समिट थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। और इसका इंग्लिश में अगर नाम देखें तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम है। इसकी जो स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के तहत हुआ था। देखिए एक छोटी सी इमेज से कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकल गई, राइट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक मैप है, देख सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। जो बिमस्टेक है ना, एक्चुअली इससे भी आप इसके नाम को याद रख सकते हैं, ठीक है। बी से आप भूटान याद कर लीजिए, आई से इंडिया याद कर लीजिए, एम से म्यांमार याद कर लीजिए, एस से श्रीलंका याद कर लीजिए, टी से थाईलैंड याद कर लीजिए, ठीक है। फिर एक नेपाल को याद कर लीजिए और बी से 2 और याद रखनी है, भूटान और बांग्लादेश। तो मतलब याद तो हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब इसका गठन देखिए, जो उप क्षेत्रीय संगठन है इसका 1997 में बैंकॉक की घोषणा से देखिए गठन हुआ था। शुरुआत में जो गठन हुआ केवल 4 सदस्यीय राष्ट्रों के साथ किया गया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। तब इसका नाम क्या रखा गया था, बिस्टेक, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। यानी कि भारत उन 4 सदस्यों में से एक था। फिर 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हो गया, फिर 2004 में नेपाल और भूटान में शामिल हो गए, जिसके बाद ही इसका नाम पूरा का पूरा बिमस्टेक पड़ गया। सचिवालय कहाँ पर, इसका सेक्रेटरीट इसका ढाका, बांग्लादेश में, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब इसके कुछ संस्थागत तंत्र हैं, कैसे ये काम करता है। तो देखिए एक बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है जो हाल ही में हुआ, तो ये बिमस्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई है। भाई शिखर सम्मेलन में सारी कंट्री के प्रतिनिधित्व आके मिलते हैं, फिर वो बातचीत करते हैं कि क्या चीज किस तरीके से होनी चाहिए। तो सर्वोच्च नीति निर्धारण शिखर सम्मेलन में होता है, इसको ध्यान रखना है। इसमें राष्ट्रों के सरकार के जो है प्रमुख शामिल होते हैं। फिर एक मंत्री स्तरीय बैठक होती है, पहले तो बड़े बड़े लोग मिल लिए, अब उनके मंत्री मिल रहे हैं। ये दूसरा शीर्ष नीति निर्धारण फोरम है जिसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। फिर एक वरिष्ठ
अधिकारियों की बैठक होती है, पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिल लिए, फिर मंत्री मिल लिए, अब कौन है, अब अधिकारी मिलेंगे। तो इसमें क्या है, जो सदस्य राष्ट्र है उनका जो विदेशी मंत्रालय के विशिष्ट अधिकारी हैं वो लोग मिलते हैं। एक बिमस्टेक कार्यकारी समूह है, इसमें राजदूत होते हैं, ठीक है। और ये सचिवालय में, कहाँ पे, ढाका में हर जो है महीने इकट्ठे होते हैं। भाई पॉलिसीज तो बन गई यहाँ पर, अब उन पॉलिसीज को लागू भी तो करना है। वो काम कौन करता है, आप करेंगे जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, राइट। इसके बाद एक व्यापार मंच और आर्थिक मंच भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आ जाती है इससे संबंधित एक प्रश्न पर। बिमस्टेक क्या है ये आप समझ गए, मेंबर कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं, बैंक जो इसकी डिक्लेरेशन है उसको ध्यान रखना है, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्षेत्रीय समूह है, बल्कि ये क्या है, उप क्षेत्रीय समूह है एग्जैक्टली, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। 4 स्टेटमेंट दी गई है, कोई एक ही ठीक है। आइए देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। मंत्री स्तरीय बैठक बिमस्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। तो देखिए मंत्री स्तरीय बैठक हमने अभी पढ़ा, शिखर सम्मेलन सर्वोच्च है, मंत्री स्तरीय नंबर 2 वाला आता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाती है। फिर ये कह रहा है थाईलैंड और मलेशिया इसके सदस्य देश है। अगेन 2 फैक्ट है, थाईलैंड तो इसका सदस्य देश है लेकिन मलेशिया नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया। इसका सचिवालय कहाँ है, कोलंबो में। अभी तो मैंने आपको याद कराया, कहाँ पे, जल्दी बताइए। यस सही बताया, ढाका में है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। पढ़ते हैं आप, बढ़िया है वैसे। फिर ये कह रहा है ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में एक सेतु है और शार्क और जो आसियान सदस्य हैं उनके बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच है। अब ये स्टेटमेंट बड़े काम की है। वापस आते हैं मैप पर। मैप देखिए, मैप में जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपका साउथ एशिया है। जो मैप में ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया है। तो जो साउथ एशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है, क्या ये इसको मिला नहीं देता, क्योंकि यहाँ के भी लोग मेंबर हैं, यहाँ के भी लोग मेंबर हैं, यहाँ के लोग शार्क के मेंबर हैं, यहाँ के लोग आसियान के मेंबर हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की संस्थानों के बीच में एक ब्रिज बना दे रहा है कि नहीं बना दे रहा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यूपीएससी इसी तरह जो है स्टेटमेंट बना देता है। तो इस प्रश्न को पूछने का तात्पर्य सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट मुझे समझाना था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो सत्य पूछा है तो ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अच्छे से समझ गए। अब चले नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए एक बढ़िया आर्टिकल आया था द नीड ऑफ डिजिटल कोलैबोरेशन, जिसमें ये बताया गया था भाई यूजीसी जो है हमारा, उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन्होंने भी कुछ नई गाइडलाइन जारी की हैं। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो विदेशियों के साथ मिलकर, जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आर्टिकल ये कह रहा है कोविड के बाद से आप डिजिटल एजुकेशन को इतना प्रमोट कर रहे हो, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन में डिजिटली जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन को भी मना किया गया है। तो ये अपने आप में एक विचित्र सी बात है, ऐसा आर्टिकल कहता है, क्योंकि आर्टिकल का कहना ये है हमें जो डिजिटली आप मतलब एजुकेशन है इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, राइट। चलिए समझते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो हमारे घरेलू विश्वविद्यालय है वो विदेशों में अपने समकक्षों के साथ सहयोग कर सके, संयुक्त डिग्री दे सके, जॉइंट डिग्री दे सके, दोहरी डिग्री दे सके, संयुक्त कार्यक्रम प्रदान कर सके, इसके लिए अपनी जो अनुमोदन प्रक्रिया है उसको क्या है, सरल बना दिया है, इजी कर दिया है, ठीक है। तो भाई इस क्या कर दिया है, नए नियम ये कहते हैं कि कोई भी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इन शर्तों को पूरा करता हो वो विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। कौन कौन सी शर्त है समझते हैं। वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसको राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसको 4 अंकों के पैमाने पर मिनिमम 3.01 का स्कोर तो मिला ही मिला हो। दूसरा क्या कह रहा है, जो टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 1000 में आता हो। भाई 2 रैंकिंग है, या तो आप इनके 1000 में आ जाओ या फिर हमारे यहाँ जो ये परिषद है इसके द्वारा आपको मान्यता मिली हुई है, बढ़िया से इसमें नंबर ले आओ, ठीक है। ये क्या है, सहयोग में भाग लेने के पात्र होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये एक और चीज कहता है, जो भारतीय संस्थान है वो जो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क है, भाई विदेशों की रैंकिंग की बात कर दी, अपने यहाँ की रैंकिंग को भी तो कुछ वेटेज देना है कि नहीं देना है। तो जो संस्थान राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क की
टॉप 100 की जो है लिस्ट में आ जाते हैं, वो भी एक क्या है, स्वीकार्य मानदंड है। ठीक है, साझेदारी में प्रवेश करने के इच्छुक जो विदेशी संस्थान है, अब ऐसा नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटियों के लिए कह दिया है कि ये शर्तें पूरा करोगे तो कर लोगे, विदेश वाले भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते, उनके लिए भी तो शर्त रखनी पड़ेगी ना भाई, तुम भी तो क्वालिटी वाले होने चाहिए, है कि नहीं। तो विदेशी संस्थानों के लिए क्या कह दिया है, जो 2 विश्वविद्यालय रैंकिंग है, कौन कौन सी, ये वाली, इनमें भी आपको टॉप 1000 रैंक में आना चाहिए। अगर आप 1000 की रैंक में आते हैं तो फिर आपको भी जो है आपके साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है, राइट। वहीं यूजीसी के जो नियम है वो ऑनलाइन शिक्षा और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दोनों कीवर्ड है, ध्यान रखना है। इसके लिए विदेशी संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग की अनुमति नहीं देते हैं, नहीं वर्ड जो है इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमने पढ़ लिया जो नए नियम आए। अब ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है भाई, इसके बारे में भी तो पता हो आखिर ये क्या है, कैसे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 1953 में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने औपचारिक तौर पर इस कमीशन की नींव जो है रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज को ग्रांट वगैरह देता है। ग्रांट वगैरह देने का मतलब है उनके जो है मापदंड वगैरह चेक करता है, ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों का समन्वय करता है, निर्धारण करता है, अनुरक्षण करता है, और इसको एक अधिनियम के द्वारा 1956 में एक एक्ट आया था उसके द्वारा लाया गया है। ये एक स्वायत्त संगठन है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, सरकार ज्यादा दखल देती नहीं, ऐसा कहने को आता है, करने को क्या आता है ये सबको पता है, ठीक है। चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ी सी और डिटेल है उसको भी समझ लेते हैं। तो जो पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनको ये ग्रांट देता है। इसके अलावा ये जो आयोग है केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा का विकास कैसे हो उसके लिए आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, कहाँ पर है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है, ठीक है। बस पता हो कि भाई एक तो हेडक्वार्टर है, इसके अलावा कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, ठीक है, इतना बताओ। अब आइए प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यूजीसी के जो नए नियम हैं वो ऑनलाइन शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए विदेशी संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग की अनुमति नहीं देते हैं। अभी तो हमने पढ़ा, भूल गए, अरे अभी तो पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ठीक है, राइट। इसके बाद क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के लिए विदेशों में अपने समकक्षों के साथ सहयोग करने के लिए जो अनुमोदन की प्रक्रिया है उसको सरल बना दिया है। अब देखिए किसी भी स्लाइड पर वापस आइए, क्या लिखा है कि कोई भी जो हमारा उच्च शिक्षा संस्थान है, तो क्या लगेगा अरे सही तो लिखा है, नहीं, यहाँ पर कोई भी में कुछ शर्तें लिखी हैं, इन शर्तों को जो पूरा करेगा केवल वो। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी नहीं बल्कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले हैं, केवल उन्हीं को जो है उन्हीं के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से सही बताना है तो केवल एक, यानी कि ए हमारा उत्तर हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए इसी नहीं को बदल देता, कह देता अनुमति देते हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए हैबिट डालिए कि जब आप प्रश्नों को सॉल्व करते हो ना तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से उनको अंडरलाइन करना सीखिए, ये हैबिट डालिए अपने अंदर, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है अग्नि 4, जो कि हमारे क्या है, एक क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि 4 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, ठीक है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। एक IRBM ये मिसाइल है। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IRBM अग्नि 4, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कहाँ है, उड़ीसा में। इसके तहत जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड थी उसके तत्वाधान में। तो परमाणु शक्ति से तो संपन्न है, ठीक है, न्यूक्लियर वॉरफेयर वॉरहेड ले जा सकता है।
कितनी रेंज है? तो 3,500 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि सीरीज में ये कौन सी है? चौथी मिसाइल है भाई, तभी तो अग्नि 4 कह रहे हैं। ठीक है, इसको पहले अग्नि 2 प्राइम के नाम से जाना जाता था, बट अब इसका सीधा सीधा नाम अग्नि 4 ही रख दिया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, निर्मित कौन कर रहा है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वजन है 17,000 किलोमीटर, लंबाई है 20 मीटर। याद रखने की जरूरत नहीं है, पता हो। इससे पहले भी एक और परीक्षण हुआ था, वो भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल थी। ठीक है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर थी। अब हमने एक वर्ड पढ़ा इसमें, बैलिस्टिक मिसाइल, और एक दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। तो हमें ये भी पता होना चाहिए भाई इसका कितना वजन है, लंबाई है, ये सब तो पता ही होता है, ये तो सभी पढ़ के जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने प्रश्न बनाया है। आइए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? पहला क्या है? जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेप वक्र होता है, प्रक्षेप मतलब जो उसका रास्ता है जाने का, ठीक है, वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध, कोरियोलिस फोर्स पर निर्भर करता है। वहीं जो क्रूज मिसाइल होती है वो अपनी उड़ान के अंत तक सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है। कितना मुश्किल है भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। होल्ड रख लेते हैं, कोई बात नहीं, होल्ड रख लिया। दूसरा कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान पथ एक सीधी रेखा के समरूप, जबकि एक क्रूज मिसाइल का उड़ान पथ एक बड़े चाप के समरूप होता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट? तो एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको चीजें क्लियर कराने का ट्राई करती हूँ। तो आइए समझते हैं। उसने क्या कहा? एक चाप रूपी पथ। तो चाप कैसी होती है? देखिए, चाप कुछ ऐसी होती है ना, है ना, ऐसी होती है। किसका कह रहा है? एक तो कह रहा है क्रूज मिसाइल, और दूसरी कौन सी है आपकी? बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक बंदूक की गोली की तरह काम करती है। मतलब जब आपने बंदूक की गोली को छोड़ा तब तो उसको एक धक्का दे दिया, लेकिन उसके बाद गोली अपने आप अपनी मर्जी से चलती है, जिधर उसको जाना है जाती है। सेम बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें देखिए जो इंजन प्रपोल्शन करता है वो केवल शुरुआती स्टेज में करता है, यानी कि ईंधन जो जलता है वो शुरू में धक्का देता है और जल के खत्म हो जाता है। उसके बाद जब इसको देखिए आपने धक्का दे दिया तो ये क्या ऊपर जाएगी, और फिर धीरे धीरे क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस पे काम कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स इस पे काम कर रही है, ये धीरे धीरे क्या है ऐसे गिर जाएगी। तो क्या है, एक चाप रूपी आकार को फॉलो करती है, राइट? वही बात करें अगर क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल में देखिए जो उसका प्रोपोर्शन होता है, जो उसका इंजन है, जो दहन कर रहा है ईंधन को, वो लगातार चलते रहता है। जब तक वो ट्रैवल करेगी तब तक चलते रहता है। तो ये मान लीजिए आपकी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया? इसको हमने धक्का दिया। अब वो जो धक्का दिया वो धक्का पूरे ही रास्ते उसका साथ देगा। तो ये कुछ इस तरीके से जाती है, सीधी लाइन के समरूप, ठीक है। और फिर जहां पर भी निशाना लगाता होता है सटीक निशाना एकदम लगता है। अब देखिए जिस मिसाइल को आप एकदम सटीक भेज रहे हैं, पूरे रास्ते उसका इंजन प्रपोल्शन कर रहा है, उसको हम गाइड कर सकते हैं कि नहीं? गाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जा रही है, इसको हम कैसे, इसको थोड़ा सा इधर भी ले जा सकते हैं, थोड़ा सा इधर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि तो सीधी लाइन के समरूप चलती है ना, इसको हम गाइड कर सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो ऐसे चली, इसको हम गाइड नहीं कर सकते, एक बार छोड़ दी और जयराम जी की, राइट? तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो रास्ता होता है वो गुरुत्वाकर्षण से, वायु के प्रतिरोध से और कोरियोलिस फोर्स पर निर्भर करता है, और क्रूज मिसाइल अपनी उड़ान के अंत तक सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है। हमने बिल्कुल पढ़ा अभी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है, ठीक। फिर कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान पथ एक सीधी रेखा के समरूप, लेकिन क्रूज का एक चाप के समरूप होता है। यहाँ पे दो फैक्ट है, दोनों को क्या है स्वैप कर दिया गया है। क्रूज का बैलिस्टिक में डाल दिया, बैलिस्टिक का क्रूज में डाल दिया है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा पूछ रहा है सही उत्तर कौन सा है, तो केवल ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट। और यहाँ पर देखिए हमारा एक क्वेश्चन भी खत्म होता है, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग भी 2023 या 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना शेयर कीजिए उनके साथ कि सब लोग मिलकर करंट अफेयर पढ़ें। बहुत मज़ा आएगा, इसी तरह पढ़ते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच।